नमस्कार छात्रगण, इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बीए सेमेस्टर 3 हिंदी की पुस्तक कविता के सोपान के कवि केदारनाथ सिंह का परिचय और उनकी कविता रोटी का भावार्थ देखेंगे। आपके सिलेबस में केदारनाथ सिंह की 3 कविताएं हैं, रोटी, दूसरी माझी का पुल और तीसरी पानी में गिरे हुए लोग। इस वीडियो में हम उनकी कविता रोटी का भावार्थ देखेंगे और रोटी कविता का पठन करेंगे। परंतु सबसे पहले हम कवि केदारनाथ सिंह का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे। उनका जन्म 7 जुलाई सन 1934 को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले के चकिया नामक गांव में गौतम क्षत्रिय कुल में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुई थी। केदार जी अपने कुल को गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ एवं स्वयं को उनका वंश मानते थे। उनकी कविता में अभियुक्त ग्रामीण जीवन और प्रकृति उनके बचपन के गांव और परिवेश से संपृक्त है। जमीन पक रही है से केदारनाथ सिंह की एक विशेष पहचान बनती है। वास्तव में यह कवि के काव्यात्मक ऊर्जा की जमीन है। उनका रचना संसार व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अगर उनकी रचनाओं या उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनमें अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो और जमीन पक रही है आदि। केदार जी का काव्य लेखन सन 1952 से प्रारंभ हुआ। उनका पहला कविता संग्रह सन 1960 में छपा। सन 1959 में प्रकाशित तीसरा सप्तक के सहयोगी कवियों में से भी वह एक थे। सन 1976 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में अध्यापन कार्य करते रहे। अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो सन 1980 में कुमार आशान कविता पुरस्कार, सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सन 1992 में उड़ीसा का जीवन भारती सम्मान, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त स्मृति सम्मान तथा दिनकर स्मृति पुरस्कार बिहार से सम्मानित किए गए हैं। अब हम उनकी कविता रोटी का भावार्थ देखेंगे। जिस प्रकार हमने धूमिल जी की रचना रोटी और संसद में देखा कि किस प्रकार स्वार्थी वृत्ति रखने वाले या स्वार्थ रखने वाले मंत्री या नेताओं द्वारा किस प्रकार आम जनता पर या गरीब जनता पर जो मेहनतकश लोग हैं, आम लोग हैं जो मेहनत करते हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है या नेताओं द्वारा उनका शोषण किया जाता है। तो केदारनाथ सिंह जी की प्रस्तुत रचना में भी वही भाव है कि प्रस्तुत रचना में मेहनतकश लोगों की जिज्ञासा का यथार्थ चित्रण किया है। जिस प्रकार धूमिल जी की रचना में हमने देखा कि एक आदमी रोटी बेलता है यानी कि एक मेहनत करता है, दूसरा भूखा है यानी कि आकांक्षाओं से या अपनी इच्छाओं से वो भूखा है, और तीसरा जो आदमी है वो न रोटी बेलता है न रोटी पकाता है, वो सिर्फ केवल रोटी से खेलता है। यानी कि वह श्रमिक वर्ग जो गरीब वर्ग है उन पर अत्याचार करते हैं और उनका शोषण करते हैं। प्रस्तुत कविता रोटी में केदारनाथ सिंह जी ने रोटी से आती खुशबू और मेहनतकश वर्ग की भूख को अपने तरीके से व्यक्त किया है। यानी जिस प्रकार धूमिल जी ने गरीब वर्ग की जो पीड़ाएं थी, मानसिकता थी कि किस प्रकार वो मेहनत करते हैं लेकिन जो स्वार्थी नेता है वो उन पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, इसी प्रकार केदारनाथ सिंह जी ने भी अपनी रचना में यही यथा चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार मेहनतकश वर्ग अपनी भूख को मिटाने के लिए मेहनत करता है, साथ ही श्रमिक वर्ग को भूखा रखने वाली ताकतों और व्यवस्थाओं को चुनौती भी दी है। यानी कि
उन पर भी कटाक्ष किया है, उन पर व्यंग किया है जो श्रमिक वर्ग को भूखा रखते हैं। यानी कि जो राजनेता या कोई नेता या कोई व्यवस्थाएं गरीब वर्ग को भूखा रखती है, उनको भी यहाँ पर कवि ने चुनौती दी है। अपने विचारों को अलग तरीके से प्रस्तुत करना या अभिव्यक्त करना केदारनाथ सिंह जी की विशेषता है। अब हम रोटी कविता का पठन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। उसके बारे में कविता करना हिमाकत की बात होगी और वह मैं नहीं करूँगा। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि रोटी और रोटी बनाने के लिए आग के साथ साथ खुद भी जलते आम आदमी, उनके शोषण के विषय में कविता करना मूर्खता है। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आम आदमी रोटी को बनाने के लिए आग के साथ साथ खुद भी जलता है, यानी कि वह रोटी को बनाने के लिए उस पर शोषण किया जाता है, वो जलता है। और कवि कहते हैं कि अगर इस विषय में कविता करेंगे तो वह मूर्खता होगी, और कवि ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहते हैं। एक आम आदमी रोटी कमाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए कई सारे शोषणों का सामना करता है, यानी कि कई सारे संघर्षों का सामना करता है। अतः कवि कहते हैं कि उन शोषणों के विषय में कविता करना मूर्खता का काम है। मैं सिर्फ आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और मेरे साथ सीधे उस आग तक चलें, उस चूल्हे तक जहां वह पक रही है, एक अद्भुत ताप और गरिमा के साथ समूची आग को गंध में बदलती हुई दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज वह पक रही है, और पकना लौटना नहीं है जड़ों की ओर। यहाँ कवि अपने पाठकों को सीधे उस अनुभव से रूबरू करवाना चाहते हैं, उस चूल्हे तक ले जाना चाहते हैं जहाँ रोटी बेली या सेकी जाती है। अर्थात यहाँ कवि हमें जो श्रमिक वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके हृदय में जो विद्रोह की आग है, जो आक्रोश है, जो विरोध है, वहाँ तक हमें ले जाना चाहते हैं, उनके हृदय तक ले जाना चाहते हैं। उनके हृदय के चूल्हे में विद्रोह और आक्रोश की आग जल रही है, यानी कि वहाँ पर विद्रोह की आग जल रही है और उसमें जो रोटी है वो पक रही है, यानी कि इसमें जो उसका क्रोध है, आक्रोश है, वो पक रहा है। अतः कवि हमें वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। यहाँ रोटी पकने से अर्थात है कि आम आदमी के हृदय के भीतर जो विद्रोह और आक्रोश दबा होता है वो पकता रहता है और समय के साथ वो बाहर आता है। कवि ने उस विरोध को, उस आक्रोह को, उस विद्रोह को यहाँ रोटी की उपमा दी है। यहाँ कवि कहते हैं कि पकने का मतलब अपनी परंपराओं का अंधानुकरण नहीं है, बल्कि यह अनुभव तो समृद्धता है कि जिसमें अन्याय अत्याचार का एक निर्गम इतिहास छुपा हुआ है, और उसे बदल देना ही अनुभवों का पकना है। आगे पंक्तियाँ हैं। वह आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, झपटा मारने को तैयार वह आगे बढ़ रही है, उसकी गर्माहट पहुंच रही है आदमी की नींद और विचारों तक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब जो अन्याय अत्याचारों का एक निर्गम इतिहास छुपा हुआ था, जिसको बदल देना ही अनुभव का पकना था, अब इस अनुभव की गर्माहट अब आम आदमी की नींद और विचारों तक पहुंच गई है। अब हर आदमी इस गर्माहट का सामना कर रहा है। यानी कि कवि कहते हैं कि अब जो श्रमिक वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वो भी इन अन्याय को या अत्याचारों का सामना करना चाहते हैं। यानी कि अब उन अन्यायों को, जो उनके साथ अन्याय और अत्याचार होते रहते हैं, अब उनका सामना करना चाहते हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अब मजदूर वर्ग भी जागरूक हो रहा है और अपनी आवाज़ उठा रहा है।
जो वर्षों से उन पर अत्याचार और उन पर जो अन्याय हो रहे थे, अब वो उसका सामना करने लगा है। यानी कि अब वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करने लगा है, उनका सामना करने लगा है। और जो भ्रष्ट शासक वर्ग है, जो यानी कि जो स्वार्थी शासक वर्ग है, उनका विरोध करने लगे हैं ये मजदूर वर्ग, ये श्रमिक वर्ग। कवि कहते हैं कि जो श्रमिक लोग हैं अब वो उन अत्याचारों या अन्यायों के अनुभव से पक चुके हैं, यानी कि अब वो तैयार हो गए हैं, अब वो उसे बदलना चाहते हैं। जो उन पर शोषण और अत्याचार हो रहा है वो उसे बदलना चाहते हैं, इसे रीत को बदलना चाहते हैं और उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। आगे पंक्तियां हैं। मुझे विश्वास है आप उसका सामना कर रहे हैं, मैंने उसका शिकार किया है। मुझे हर बार ऐसा ही लगता है जब मैं उसे आग से निकलते हुए देखता हूँ। मेरे हाथ खोजने लगते हैं अपने तीर और धनुष, मेरे हाथ मुझी को खोजने लगते हैं जब मैं उसे खाना शुरू करता हूँ। यहाँ कवि को लगता है कि आग से तपकर निकलती हुई रोटी को देखकर मानो उसका हर बार शिकार किया गया हो। यहाँ पर आग से तपकर निकलती हुई रोटी अर्थात जो वर्षों से अन्याय अत्याचार सह रहा है श्रमिक, उसको देखकर कवि को लगता है कि मानो हर बार उसका शिकार किया गया हो, यानी कि हर बार उस श्रमिक का शोषण किया गया हो, उस पर अत्याचार किया गया हो। कवि आगे कहते हैं कि इसलिए रोटी से खिलवाड़ और षड्यंत्र करने वाले तथा कथित शोषक वर्ग के प्रति हथियार उठाता है। यानी कि अब जो शोषक वर्ग है उनके खिलाफ जो श्रमिक वर्ग है वो हथियार उठाता है, उनके षड्यंत्रों के खिलाफ, उनके अन्याय के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ। जो ये मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, आम आदमी है, वह अब हथियार उठाता है, यानी कि उनका विद्रोह करता है, उनका विरोध करता है। यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षों से शोषक वर्गों द्वारा आम आदमी पर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। यानी कि सालों से जो शोषक वर्ग है वो आम आदमी का शिकार करता हुआ आ रहा है, लेकिन अब जो मजदूर वर्ग है, जो आम आदमी है, जो श्रमिक वर्ग है, वो जागरूक हो चुका है और जो शोषक वर्ग है उसके खिलाफ हथियार उठा रहा है, यानी धनुष बाण उठा रहा है, यानी कि हथियार उठा रहा है और अपने हक के लिए लड़ रहा है। जो आम आदमी है वो वर्षों से शोषक वर्ग के अन्याय और अत्याचार की आग में तपकर जलकर अब परिपक्व हो गया है, अब अनुभवी हो गया है और वो जागरूक होकर अब वो अन्याय के खिलाफ लड़ने लगा है या हथियार उठाने लगा है। आगे की पंक्तियाँ हैं कि मैंने जब भी उसे तोड़ा है मुझे हर बार वह पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट लगी है, पहले से ज़्यादा गोल और खूबसूरत, पहले से ज़्यादा सुर्ख और पकी हुई। आप विश्वास करें मैं कविता नहीं कर रहा, सिर्फ आग की ओर इशारा कर रहा हूँ। वह पक रही है और आप देखेंगे यह भूख के बारे में आग का बयान है जो दीवारों पर लिखा जा रहा है। आप देखेंगे दीवारें धीरे धीरे स्वाद में बदल रही हैं। कवि कहते हैं कि जब जब रोटी को खाने के लिए तोड़ा है तब तब वह रोटी पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट, गोल, खूबसूरत, लाल और पकी हुई लगी है। यहाँ मैंने का अर्थात आम आदमी, यानी कि आम आदमी जब जब भी अपनी रोटी को खाता है, यानी कि अपनी रोटी को खाने के लिए तोड़ता है, तब तब रोटी उसको पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट, गोल, खूबसूरत और लाल और पकी हुई लगती है। क्योंकि श्रम से जुड़े हुए पसीने में नहाया हुआ श्रमिक जन को ही स्वादिष्ट, गोल और खूबसूरत लग सकती है। यानी कि जो रोटी कमाता है, जो पसीना बहाकर श्रम करके रोटी कमाता है, उसी को ही रोटी स्वादिष्ट लगती है। यहाँ कवि आम आदमी की बात करता है
कवि कहते हैं कि आम आदमी जब भी रोटी को खाने के लिए उसको तोड़ता है, तब तो वह रोटी उसे पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, गोल, खूबसूरत, लाल और पकी हुई लगती है। क्योंकि एक श्रमिक ही जानता है कि रोटी की कीमत क्या होती है। रोटी रोटी को पाने के लिए वो श्रमिक कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, कितना पसीना बहाता है, वह सिर्फ श्रमिक वर्ग ही जानता है। अतः जब जब भी श्रमिक वर्ग रोटी को खाने के लिए तोड़ता है, तब उसे रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट, गोल और खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसने उस रोटी को पाने के लिए परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया है और अपना पसीना बहाया है। आगे कवि कहते हैं कि आप विश्वास करें, मैं कविता नहीं कर रहा, सिर्फ आग की ओर इशारा कर रहा हूँ, वह पक रही है। और आप देखेंगे यह भूख के बारे में आग का बयान है जो दीवारों पर लिखा जा रहा है। आप देखेंगे दीवारें धीरे धीरे स्वाद में बदल रही है। यहाँ पर कवि बातचीत करने के ढंग में या बातचीत करने के लहजे में बहुत बड़ी बात करते हैं और पाठकों से कहते हैं कि आप मेरी बात पर विश्वास करें, मैं कोई कविता नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकत की ओर इशारा कर रहा हूँ और वह हकीकत है आग अर्थात आम आदमी की पीड़ा और उससे उपजा हुआ आक्रोश अब तक पक रहा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं सिर्फ कविता नहीं कर रहा हूँ बल्कि हकीकत कह रहा हूँ, और वो हकीकत है सालों से जो आम आदमी के हृदय में पीड़ा है, यानी कि हृदय की पीड़ा है और उससे उपजा हुआ जो आक्रोश है जो अब तक पकड़ा है, उसकी ओर, उस हकीकत की ओर कवि ने इशारा किया है। कवि कहते हैं कि यह आग नहीं पक रही बल्कि सदियों से दबा हुआ आक्रोश पक रहा है। यानी कि ये सिर्फ आग नहीं है, सदियों से जो मजदूर वर्ग पर या श्रमिक वर्ग पर या आम आदमी पर जो शोषण और अत्याचार किए गए हैं उसका जो आक्रोश है वह पक रहा है। अगर कवि के शब्दों में कहें तो वह उसकी अपनी घोषणा नहीं है, वरन स्वयं आग की घोषणा है भूख के बारे में। जो घोषणाएं विभिन्न मोर्चों, जुलूसों और आंदोलन के आक्रमिक तेवर और आक्रामक भाषाओं में दीवारों पर दिखाई देते हैं। दीवारों पर लिखे हुए सूत्र और मांगे अब धीरे धीरे पूरी होती दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो आम आदमी है, जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, जो अपनी भूख के लिए जो लड़ रहा है, जो घोषणा उसने की है, वो विभिन्न मोर्चों, जुलूसों और आंदोलन में देखने को मिलती है। और दीवारों पर जो उन्होंने सूत्र लिखे हैं, जो आम आदमी ने अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए जो सूत्रोच्चार किए हैं, जो सूत्र लिखे हैं दीवारों पर, अब लगता है कि धीरे धीरे वो जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं। यानी कि एक प्रकार से उन जो आम आदमी की जीत दिख रही है। दीवारों का धीरे धीरे स्वाद में बदलने का अर्थ है कि कवि को उम्मीद है कि आम आदमी अपने हकों और अधिकारों के लिए जागरूक हुआ है, वह अपने हक प्राप्त करने और करवाने के लिए सक्षम हुआ है। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं, अंत में कवि कहते हैं कि दीवारों को धीरे धीरे स्वाद में बदलना, यानी कि इसका अर्थ होता है कि कवि को उम्मीद है कि अब आम आदमी अपने हकों और अधिकारों के लिए जागरूक हो चुका है। यानी कि जो वर्षों से आम आदमी पर जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषक वर्ग द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं, अब वो उसका विरोध कर रहा है, उन शोषक वर्ग का विरोध कर रहा है। अब जागरूक हो रहा है, आम आदमी जागरूक हो रहा है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और अपने हक प्राप्त करने और करवाने के लिए सक्षम हो चुका है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि आज का जो आम आदमी है, अब वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, जागरूक हो चुका है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और शोषक वर्ग के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। अतः कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने आम आदमी है, जो श्रमिक वर्ग है, उसकी पीड़ा का वर्णन किया है। उन पर जो सालों से अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, उनका चित्रण भी कवि ने प्रस्तुत काव्य में किया है। कवि कहते हैं कि सालों से जो अत्याचार हो रहे हैं श्रमिक वर्ग पर, आम आदमी पर, वो
हृदय में दबाए हुए बैठे हैं और अब वो जो उनका आक्रोश है, उनका जो जोश है, उनका जो जुनून है, अब वो परिपक्व हो चुका है और अब वो बाहर आ चुका है और शोषक वर्ग के खिलाफ, जो उन पर शासन कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए अब आम आदमी तैयार है। वो अपने हक के लिए जागरूक हो चुका है और अब लड़ने के लिए भी तैयार है। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जो आम आदमी ने दीवारों पर जो सूत्र लिखे थे, यानी कि जो जुलूस में सूत्रोच्चार किया था, कवि को लगता है कि अब वो पूरा हो रहे हैं, यानी कि अब वो धीरे धीरे पूरा होने लगे हैं। उनके जो सूत्रोच्चार थे, जो उन्होंने दीवार पर लिखे थे अपने अधिकारों के लिए, अब वो धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। अंत में यही कह सकते हैं कि कवि ने जो आम आदमी है, जो श्रमिक वर्ग हैं, वर्षों से जो उनके हृदय में जो आग दबी है आक्रोश की, उसको देखा है, उसको समझा है और तभी अपनी इस कविता में उसको प्रस्तुत किया है। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।